हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्यभिषक क्लासेस। मैं डॉक्टर प्रीति आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की क्लास में। आज हम लोग अगर तंत्र के ही इम्पोर्टेंट नोट्स डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग विष के इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ हमारी संहिताएं हैं जिसमें विष वेग वर्णन किए गए हैं। जब कोई पर्सन विष लेता है तो उसके कितने वेग होते हैं, उसका क्या क्या इफेक्ट होता है, तो ये सब आज हम लोग पढ़ेंगे। और कुछ और पॉइंट्स भी हम लोग इसके साथ डिस्कशन करेंगे। विष के उपक्रम क्या क्या होता है वो भी हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, सो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के एंड तक। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, ताकि आगे जब भी कोई क्लास अपलोड हो वो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। सो आइए देखते हैं आज हमारे पास जानने के लिए क्या क्या चीजें हैं इंटरेस्टिंग। सो देखिए, विष वेग जो मैं अभी बता रही थी, तो आचार्य चरक ने ये वर्णन किया है कि विष के 8 वेग होते हैं। ठीक है, तो 8 वेग होते हैं। जब कोई पर्सन विष लेता है तो वो उसकी बॉडी में जाके धातुओं को विकृत करता है। तो धातुओं को जब विकृत करता है तो उसके हिसाब से वेग आते हैं। किस वेग में कौन से लक्षण आते हैं, इस तरह से हम इसको पढ़ सकते हैं। सो देखिए, सबसे प्रथम वेग या फर्स्ट वेग में रस धातु की विकृति होती है, जिसमें कि तृष्णा, मोह, दंतहर्ष, प्रसेक, वमन और क्लम, ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। अगर कोई पेशेंट आपके पास आया हो, उसने जहर लिया हो, विष लिया हो और उसमें इनमें से कोई लक्षण देखने को मिल रहे हो, तो पेशेंट जो है वो प्रथम वेग में ही है। ठीक है, तो जितना वेग उसका फर्स्ट सेकंड स्टार्टिंग में रहेगा, उतना उसको ट्रीटमेंट करने में हमें इजी होता है। नेक्स्ट देखिए, द्वितीय वेग बताया है। सेकंड वेग में क्या होता है, रक्त धातु दूषित हो जाता है, रक्त धातु विकृत हो जाता है विष की वजह से, और उससे विवर्णता, भ्रम, वेपथु, मूर्छा, जृंभा, अंग चिमचिम, तमक श्वास, इस तरह के सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। उसके बाद है तृतीय वेग। तृतीय वेग में क्या होता है, मांस धातु दूषित होता है, जिसमें मंडल कुष्ठ के लक्षण दिखते हैं। ठीक है, तो स्किन की कुछ मैनिफेस्टेशंस उसमें आती हैं, जिसमें मंडल है, कंडू है, खुजली होने लगती है, स्वयथु है, कोठ है। ठीक है, तो इस तरह के लक्षण आपके मांस धातु दूषित होने के कारण आते हैं। नेक्स्ट है चतुर्थ वेग। फोर्थ वेग में क्या होता है, त्रिदोष दूषित होते हैं, जिसकी वजह से दाह होता है, वमन होने लगता है पेशेंट को, अंग शूक होने लगता है और मूर्छा होने लगती है। ठीक है, तो ये सिम्टम्स है। आपको इसमें से क्वेश्चंस कैसे आएंगे मैं आपको बता देती हूँ। सपोज आएगा कि दाह, ओके, दाह कौन से विष वेग का लक्षण है, इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो दाह आपके चतुर्थ वेग में देखने को मिलता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए पंचम वेग। फिफ्थ वेग में क्या होता है, दृष्टि मंडल विकृति होती है यहाँ पे, और इसमें नीलादिनम तमश्च दर्शनम। ठीक है, तो नीलादिनम मतलब नीला पड़ जाता है, और तमसश्च दर्शनम यानी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। सो उसको सब कुछ अंधेरा अंधेरा सा दिखने लगता है। नेक्स्ट है षष्ठी। षष्ठी में सिक्स्थ वेग। सिक्स्थ वेग में हिक्का आने लगती है। क्वेश्चन आता है कि हिक्का कौन से वेग का आपका लक्षण है, कौन से विषवेग का लक्षण है। तो आपके षष्ठी सिक्स्थ विषवेग का लक्षण हिक्का बताया गया है। इस तरह से आपको इसे याद रखना है। नेक्स्ट है सप्तम यानी सेवेंथ वेग। सेवेंथ वेग में स्कंद भंग सिम्टम आता है, और अष्टम एट्थ वेग में मरणम मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो मृत्यु कौन से वेग में आचार्य चरक ने वर्णन किया है, मृत्यु अष्टम वेग में वर्णन किया। ये सारा आपका फेज बाय फेज दिखेगा। फेज बाय फेज ये जब विष पूरी बॉडी में फैलता जाएगा तो उसके वेग बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो एक के बाद एक आपको लक्षण देखने को मिलेंगे। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आया कि आचार्य चरक ने कैसे कैसे ये वर्णन किया है। 8 वेग इन्होंने बताए हैं, नंबर आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, सुश्रुत जी ने क्या बताया है, इन्होंने भी विष वेग के बारे में बताया है। इन्होंने 7 वेग बताए हैं, 7 बताए हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या क्या बताया इन्होंने। प्रथम वेग, फर्स्ट में क्या आएगा, कृष्णत्व, क्रिया शून्य ऑफ जीभा, जीभा क्रिया शून्य हो जाएगी, मूर्छा हो सकती है, श्वास और रुजा हो सकती है। द्वितीय वेग में, सेकंड वेग में क्या आएगा, वेपथु, कंठ रुजा, हृदय वेदना हो सकती है।
तृतीय वेग में क्या आएगा? थर्ड वेग में तालुशोष, आमाशय शूल और अक्षिशोथ, आंखों में क्या सूजन आ जाएगी, ठीक है, और तालुशोष होने लगेगा, प्यास लगने लगेगी पेशेंट को, उसका तालु सूखने लगेगा। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ वेग में क्या आएगा? चतुर्थ वेग में पक्वाशय, आमाशय रुजा, आंत्रकूजन, स्थैमित्यम, हिक्का, कास, सिरोगुरुत्वम। तो आपका अगर क्वेश्चन आए कि आंत्रकूजन कौन से विश्ववेग में वर्णन किया गया है, तो आपका आंसर क्या होगा? फोर्थ, चतुर्थ विश्ववेग में वर्णन किया है। ये आचार्य सुश्रुत के अनुसार ये सारे विश्ववेग बताए गए हैं। तो फिफ्थ देखते हैं, पंचम वेग में क्या आता है? कफ प्रसेक होने लगता है, विवर्णता होने लगती है, पर्व भेद होने लगता है। पर्व भेद बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। पर्व भेद कौन से विश्ववेग का लक्षण है? तो ये पंचम विश्ववेग का लक्षण है। उसके बाद सर्वदोष इसमें प्रकोप होते हैं। नेक्स्ट है षष्ठ वेग, षष्टम वेग भी बोलते हैं। सिक्स्थ में क्या देखने को मिलता है? बुद्धि प्राण नाश, बुद्धि और प्राण का नाश हो जाता है और अतिसार होने लगता है, ठीक है। तो बुद्धि उसकी भ्रष्ट हो जाती है, उसको फिर कुछ समझ में नहीं आता है, और उसकी जो प्राणवायु की क्रिया है, मतलब सांस लेने में उसको दिक्कत होने लगती है। तो इस तरह से लक्षण आपके देखने को मिलते हैं। लास्ट में सप्तम वेग आता है, सेवेंथ वेग, जिसमें क्या हो जाता है? स्कंद, पृष्ठ और कटी भंग हो जाता है, टूट जाता है, भग्न हो जाता है, और श्वास रोध हो जाता है, ठीक है, श्वास का अवरोध हो जाता है और उसको मृत्यु आ जाती है, ओके, मरण हो जाती है। तो आचार्य सुश्रुत ने क्या है? 7 वेग बताए हैं और आचार्य चरक ने 8 विश्ववेग बताए हैं। ये नंबर भी आप लोग याद रखिएगा, और इसके लक्षण जो हैं वेग के अनुसार कौन से वेग में कौन से लक्षण आएंगे, ये सारे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं टॉक्सिक इफेक्ट्स विष बेस्ड ऑन अधिष्ठान। तो जो अधिष्ठान बताए गए हैं, विष के मूल, पत्र, फल, पुष्प, ये सारे अधिष्ठान बताए गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या क्या टाइप के लक्षण आते हैं देखिए। मूल विष अगर कोई ले रहा है तो उसमें स्थैमित्य, प्रलाप और मूर्छा जैसे लक्षण आएंगे। अगर पत्र विष कोई ले रहा है तो जृंभा, स्थैमित्य और श्वास जैसे लक्षण आएंगे। फल विष में मुष्क शोफ हो जाएगा, दाह होगा, अन्न द्वेष होगा। पुष्प विष में क्या होगा? वमन होगा, अधमान होगा, मोह होगा। त्वक सार निर्यास वाला अगर विष है तो उसमें मुख दौर्गंध्य होगा, शिरो रुजा होने लगी, सर में दर्द होने लगेगा और कफ श्राव होने लगेगा। नेक्स्ट है क्षीर विष, उसमें क्या होगा? मुख से फेन निकलने लगेगा, अतिसार हो सकता है, जीभा गुरुता हो सकती है, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख से फेन निकल रहा है। देन धातु विष है, अगर धातु विष कोई ले ले तो उसको हृत पीड़ा हो सकती है, मूर्छा हो सकती है और तालु दाह हो सकता है। तो ये अधिष्ठान के अकॉर्डिंगली बताया गया है कि क्या क्या लक्षण उसमें आ सकते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है, जैसे मान लीजिए मुष्क सोफ दिया होगा क्वेश्चन में और उसमें पूछा होगा कि कौन से विष का ये लक्षण होता है, और ऑप्शंस में मूल विष, पत्र विष, फल विष, पुष्प विष इस तरह का दिया होगा, तो आपका सही आंसर होगा फल विष, है ना। तो इस तरह से आप इसको याद रखिएगा, सभी जो सिम्टम्स है उसके अकॉर्डिंगली कौन से विष में ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद देखिए टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ पॉइजन्स में हमारे जो पॉइजन्स बताए गए, महाविष बताए गए हैं, तो उसमें क्या क्या सब आ जाते हैं। देखिए कालकूट है, कालकूट में क्या होता है? अज्ञान, स्पर्श, कंपन और जड़त्व, ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो स्पर्श अज्ञान हो जाता है, मतलब जब आप उसको छुओ तो वहां पे नमनेस हो जाती है, उसको पता नहीं चलता है। वत्सनाप विष अगर कोई ले ले तो उसमें ग्रीवा स्तंभ हो जाता है, पीत मल हो जाता है, येलो कलर का मल आता है, और मूत्र, नेत्र सब पीत कलर के हो जाते हैं, येलो हो जाते हैं। सरसप विष अगर कोई ले तो वहां पे वात वैगुण्य होता है, आनाह और ग्रंथि रोग देखने को मिलता है। पालक विष में क्या होता है? ग्रीवा दौर्बल्य होता है और वाक संग देखने को मिलता है। उसके बाद है कर्दमक, कर्दमक में प्रसेक, विटभेद और नेत्र पीतता, ओके। तो उसकी आंखें येलो कलर की होंगी, विटभेद हो जाएगा, अतिसार उसको होने लगेगा, ठीक, और लाला प्रसेक होगा। नेक्स्ट है वराटक, वराटक विष अगर कोई ले तो अंग दुख होता है और शिरो रोग होने लगता है। उसके बाद है श्रृंगी, श्रृंगी अगर कोई ले तो उसको अंगसाद हो सकता है, दाह और उदर वृद्धि हो नजर आती है, ठीक है।
प्रपुंडरिक में क्या होता है, चक्षुराग होता है। चक्षुराग मतलब रेडनेस ऑफ आईज। तो ये जैसे डायग्राम में दिखाया गया है, ये सारी आंखें लाल हो जाती हैं एकदम, तो इसको चक्षुराग बोला जाता है और उदर वृद्धि होने लगती है। नेक्स्ट है मूलक। मूलक में क्या होता है, विवर्णता, हिक्का, सोफ और मूढ़त्व देखने को मिलता है। हलाहल में क्या होता है, हालाहल में श्वास अवरोध हो जाता है और कृष्ण शरीर मतलब पूरा शरीर उसका काला पड़ जाता है। और महाविष में क्या होता है, हृदय में ग्रंथि जैसी फीलिंग होती है हृदय प्रदेश में, और महाशूल बहुत ही सीवियर पेन उसको होता है। तो इस तरह से जो पॉइजन्स बताए गए हैं, विष बताए गए हैं, उसके लक्षण कुछ स्पेसिफिक ये इंपॉर्टेंट लक्षण है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ विष में कुछ विष के यूज के अकॉर्डिंगली क्लासिफिकेशन हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। सो सुइसाइडल पॉइजन, सुइसाइड करने के लिए नॉर्मली कौन कौन सा पॉइजन यूज होता है, आइफेन यूज होता है, शंख पाषाण यूज होता है और पोटेशियम साइनाइड यूज होता है। पोटेशियम साइनाइड तो आप सभी ने सुना होगा, सीआईडी वीआईडी जो लोग देखते हैं, मर्डर मिस्ट्रीज देखते हैं, तो उसमें पोटेशियम साइनाइड आप लोगों ने सुना होगा, है ना। तो ये सुइसाइडल पॉइजन्स होते हैं। ये आपका राइट साइड में एक प्लांट दिया गया है, देखिए ये कौन सा प्लांट है, ये अहिफेन है। ओके, अहिफेन। तो आप इस प्लांट को पहचान लीजिए, अगर आपको कहीं ये प्लांट दिखे या इसका फल दिखे, फूल दिखे, तो ये जहरीला होता है, इसे आपको नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट है देखिए होमिसिडल पॉइजन। होमिसिडल मींस अगर आपको किसी को मर्डर करना है तो आप उसमें कौन कौन से पॉइजन, आपको मर्डर नहीं करना है पर जो लोग मर्डर करते हैं कौन कौन सा पॉइजन वो यूज करते हैं, तो शंख पाषाण यूज करते हैं, वत्सनाभ यूज करते हैं, अहिफेन, विष तिंदुक, पारद और ताम्र, ये पॉइजन्स नॉर्मली यूज करते हैं मर्डरर्स। नेक्स्ट है एबॉर्टिफिशिएंट्स। एबॉर्टिफिशिएंट्स क्या होता है, जो एबॉर्शन करा देता है। तो ये कुछ विष हैं जो कि एबॉर्शन करा सकता है। किसी प्रेग्नेंट लेडी को अगर आप दे दे, कोई गर्भवती महिला को अगर आप ये खिला दें तो वहां पे अबॉर्शन हो सकता है। तो ये भी एक तरह का मर्डर ही हुआ, वो छोटे से फीटस का, बेबी का मर्डर कर रहे हैं ना। तो ये देखिए इसमें कौन कौन से प्लांट्स आ जाते हैं, कार्पास मूल त्वक आ जाता है, चित्र मूल आ जाता है और टंकन आ जाता है, मनशिला आ जाता है और हरताल आ जाता है। तो ये कोई किसी भी मेडिसिन में या किसी भी चीज में अगर ये कंपोनेंट्स मिले हुए हों तो ये आपको प्रेग्नेंट लेडीज में नहीं देना चाहिए, वो अबॉर्शन करा सकता है। नेक्स्ट है कोरोसिव पॉइजन्स। कोरोसिव पॉइजन्स क्या होती हैं, जो टिश्यू डैमेज कर देती हैं, ठीक है, स्किन डैमेज कर देती है, म्यूकस मेम्ब्रेन, अंदर से आप पिएंगे इसको तो ये अंदर का पूरा म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज कर देगी, तो ये कोरोजन कर लेती है, पूरा गड्ढा बना देती है, वहां से मतलब खा लेती है पूरा उस टिश्यू को। तो इसमें कौन कौन से पॉइजन्स आ जाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड आ जाता है, नाइट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड, हाइड्रोसायनिक एसिड, कॉस्टिक सोडा और कॉस्टिक पोटैश। तो ये सारे कोरोसिव पॉइजन्स होते हैं। आप लोगों ने एसिड अटैक्स भी सुने होंगे, एसिड अटैक्स में ये सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया जाता है, ये अगर आप डाल दें तो पूरा स्किन गल जाता है, ठीक है। सो ये इसके बाद आता है देखिए इरिटेंट पॉइजन्स। इरिटेंट पॉइजन्स इरिटेशन कराता है, तो इसमें मर्क्यूरी, टिन, कॉपर, स्नेक और स्कॉर्पियन, तो ये अगर बाइट कर ले तो वहां पे इरिटेशन होती है और ये आपका इरिटेंट पॉइजन में रखा गया है। उसके बाद है सेरिब्रल पॉइजन। सेरिब्रल पॉइजन क्या होता है, जिसका इफेक्ट सीधा आपके ब्रेन पे हो। ओके, तो ये इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, अहिफेन आ जाता है, मॉर्फिन आ जाता है, अल्कोहल पॉइजनिंग अगर हो गई, आपने विषैला अल्कोहल पी लिया है, मद्यपान किया है, तो आपके ब्रेन पे सीधा इसका इफेक्ट होगा। उसके बाद है धतूर और कोकेन, ठीक है। तो ये सारे सेरिब्रल पॉइजन्स होते हैं। उसके बाद है स्पाइनल पॉइजन। स्पाइनल पॉइजन आपके स्पाइनल कॉर्ड पे इसका इफेक्ट होता है, तो ये होती है कुचला। ये राइट साइड में आपने पिक्चर देख सकते हैं आप लोग, तो ये कुचला के बीज हैं। ओके, कुचला के बीज हैं, ये यही पॉइजनस होते हैं कुचला में, और ये स्पाइनल पॉइजन होता है, ये आपके स्पाइनल कॉर्ड को खराब कर सकता है। उसके बाद देखिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पॉइजन, जो कि पेरिफेरल नर्व्स पे काम करता है, उसमें क्या क्या आ जाता है, कुरेर एंड कोनियम, ये दो पॉइजन्स हैं जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे इसका एक्ट रहता है। उसके बाद है कार्डियक पॉइजन। कार्डियक पॉइजन में क्या आता है, डिजिटलिस आ जाता है, वत्सनाभ आ जाता है और टोबैको आ जाता है।
यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप एक पिक्चर देख सकते हैं, ये डिजिटालिस के फूल हैं। तो ये प्लांट अगर आपको पहचानना हो, इस तरह के फूल जिसमें हो वो डिजिटालिस का होता है। तो वो आपको किसी भी तरह से उसके पत्ते हो, शाखाएं हो, फूल आपको नहीं लेना चाहिए। ये कार्डियक पॉइजन होता है, सीधा दिल पे ही असर करता है, दिल बंद मतलब दिल की धड़कन को ये बंद कर सकता है। उसके बाद है एस्फाइक्शिएंट्स। एस्फाइक्शिएंट्स क्या होते हैं? जो आप में श्वासावरोध करते हैं, आपकी सांसें बंद कर दे, एस्फाइक्सिया उत्पन्न कर दे, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी जहां पे हो जाए, ऑक्सीजन कम करने में सक्षम है, तो उसको हम लोग एस्फाइक्शिएंट्स बोलते हैं। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ये ऑक्सीजन से ज्यादा एफिनिटी रखता है आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन से अटैच होने की, है ना। तो ये अगर कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो बहुत ज्यादा मात्रा में, या फिर किसी कमरे में आपको बंद करके ये कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया जाए, तो क्या होगा, आपकी जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को छोड़ के इसके साथ अटैच हो जाएगी और आपकी डेथ हो सकती है ऑक्सीजन डेफिशिएंसी के कारण। ओके, नेक्स्ट है देखिए पॉइजन कॉजिंग सडन डेथ। कौन सा पॉइजन है जो इमीडिएटली डेथ कराता है? वो है पोटेशियम साइनाइड, हाइड्रोसायनिक एसिड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, एमोनिया और ऑक्सैलिक एसिड। ओके, ये सारे पॉइजन सडन डेथ कराते हैं, एकदम इसको मुंह में लेते ही या फिर इसके एक्सपोजर में आते ही डेथ हो जाते हैं। नेक्स्ट है देखिए पॉइजन्स कॉजिंग लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस मींस बेहोश कर देगा आपको, आप होश में नहीं रहेंगे। अगर ये पॉइजनस आपने ले लिया, इमीडिएटली आप बेहोश हो जाएंगे। सो इसमें क्या क्या आ जाते हैं? मॉर्फिन आता है, अल्कोहल आता है, कैम्फर आता है और क्लोरल हाइड्रेट आता है। ओके, तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए हार्ट फेलियर। पॉइजन्स जो कि हार्ट का चलना बंद कर सकते हैं, हार्ट फेल करा सकते हैं। उसमें क्या क्या आ जाता है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स आ जाते हैं, स्ट्रॉन्ग एल्कलीज आ जाते हैं, आर्सेनिक पॉइजन आता है, गार्सिनिया मोरेला आता है और एकोनाइट आता है और एंटीमनी आता है। ठीक है, तो ये सारे जो है आपके मॉडर्न साइंस के भी सारे आपके जो पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड किए गए हैं, और हमारे जो प्लांट्स हैं, मिनरल्स हैं, ये सब भी इसमें इंक्लूडेड किए गए हैं। तो उस सबको मिला के क्लासिफाई किया गया है। इस तरह से आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए पॉइजन कॉजिंग पेलनेस ऑफ फेस। अगर ये पॉइजन आपके शरीर में चला जाए तो आपका चेहरा क्या होगा? पेल हो जाएगा, मतलब फीका हो जाएगा। ठीक है, उसका कलर उड़ जाएगा आपके चेहरे का। तो ये एंटीफेब्रिन होता है, एंटीफेब्रिन इसका नाम है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है पॉइजन कॉज डेलीरियम। कौन सा पॉइजन डेलीरियम करता है? सो डेलीरियम देखिए भांग आ जाता है उसमें, धतूर, अल्कोहल, कर्पूर और पारसिक यवानी आता है, एट्रोपा बेलाडोना आता है। ठीक है, तो ये सारे जो प्लांट्स हैं ये आपके, और अल्कोहल भी है उसमें, तो ये क्या करते हैं? डेलीरियम करा सकते हैं। लेफ्ट साइड में आप एक पिक्चर देख सकते हैं, ये भांग का पौधा है। भांग के पत्ते आप लोग देख सकते हैं कैसे ये होते हैं, एकदम बहुत सुंदर होते हैं ये देखने में, नहीं बहुत सुंदर दिख रहे हैं। तो ये भांग का पौधा है। आप लोग जहाँ ऐसे पौधे देखें वो आप पहचान सकते हैं कि ये भांग है। नेक्स्ट देखिए पॉइजन्स कॉजिंग टिटैनिक लाइक कन्वर्जन्स। तो टिटैनस में जैसे कन्वर्जन्स आते हैं उस तरह का रिएक्शन कौन कौन कर सकता है? नक्स वोमिका कर सकता है, आर्सेनिक और एंटीमनी। ये पॉइजन्स अगर जाए तो वहां पे आपके कन्वर्जन्स आते हैं ना, दौरे जैसे आते हैं। पॉइजन्स कॉज पैरालिसिस। कौन सा पॉइजन पैरालिसिस करा देता है? एकोनाइट उसमें आता है, आर्सेनिक, लीड और फोनियम। ये 4 पॉइजन्स हैं जो कि पैरालिसिस करा सकता है। नेक्स्ट है पॉइजन्स कॉज माइड्रियासिस। माइड्रियासिस क्या होता है? प्यूपिल का डायलेशन हो जाता है। ठीक है, जो हमारी प्यूपिल होती है वो लाइट को रिएक्ट करती है ना। आंख होती है, आंख के बीच में आपका कॉर्निया वाला जो पोर्शन होता है उसके बीच में क्या होता है? प्यूपिल होता है। ठीक है, ये जो प्यूपिल होता है ये क्या करता है? लाइट, आपकी कितनी लाइट अंदर जाएगी या इमेज फॉर्मेशन के लिए कितना लाइट चाहिए, तो वो कंट्रोल करता है। वो आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाए प्यूपिल तो कम लाइट जाएगी अंदर, और प्यूपिल डायलेट हो जाए तो बहुत ज्यादा लाइट अंदर जाएगी। ठीक है, तो ये जो माइड्रियासिस हम किसे बोलते हैं? जब प्यूपिल
डायलेट होके रह जाए और कॉन्ट्रैक्ट ना कर पाए। जब आप धूप में जाते हैं तो आपकी प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और आपके आंखों के अंदर कम लाइट पास करने के लिए वो अलाउ करती है। तो ये क्या कहता है, लाइट रिस्पॉन्स नहीं होता है यहाँ पे माइड्रेसिस में। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये जो प्यूपिल है ब्लैक कलर की, ये प्यूपिल है और ये कितनी बड़ी है, एकदम डायलेट हो गई है। ठीक, ये पोर्शन कॉर्निया है, कॉर्निया, और ये व्हाइट वाला पोर्शन हम क्या बोलते हैं, स्क्लेरा बोलते हैं। ओके, ये आप लोग याद रखिएगा। सो प्यूपिल डायलेशन कौन करा देता है, धतूर, एट्रोपा बेलाडोना, एकोनाइट, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म और पारसिक यवानी, ये सारे जो पॉइजन्स हैं ये प्यूपिल डायलेशन कराता है। अगर आपके पास कोई पेशेंट आए जो बेहोश हो, आप उसको पूछ नहीं सकते हो क्या खाया है आपने, आप उसकी आंखें चेक कर सकते हो प्यूपिल डायलेटेड है या प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्टेड है। अगर प्यूपिल डायलेटेड है तो इनमें से कोई एक पॉइजन वहां पे उसने खाया होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग गेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है देखिए पॉइजन्स कॉजिंग मायसिस। मायसिस क्या होता है, प्यूपिल जब कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। ओके, ये डायलेट नहीं हो पाता। तो यहाँ पे देखिए मायसिस में ये प्यूपिल आपका कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया है, एकदम छोटा हो गया, और माइट्रियासिस में ये एकदम आपका फैल गया है। ठीक, एक्सपैंड हो गया है। तो ये मायसिस किसमें होता है, मॉर्फिन, कार्बोलिक एसिड और क्लोरल हाइड्रेट अगर कोई ले तो वहां पे प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। अगर पेशेंट में आपको कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपिल मिले तो आप इनमें से कोई पॉइजन का अनुमान लगा सकते हैं। नेक्स्ट है पॉइजन्स कॉजिंग ड्राई स्किन। किसकी वजह से ड्राई स्किन हो सकता है, धतूरा, पारसिक यवानी, एट्रोपा बेलाडोना इसमें आता है। पॉइजन्स कॉजिंग वेट स्किन, तो स्किन गीली रहेगी, एक्स्ट्रा गीली फील होगी एकोनाइट पॉइजन में, अल्कोहल, टोबैको और एंटीमनी पॉइजन में। उसके बाद देखिए पॉइजन्स कॉजिंग वोमिटिंग, तो किसमें उल्टी हो जाती है, वोमिटिंग हो जाता है, आर्सेनिक, एंटीमनी, एकोनाइट, डिजिटलिस, एमोनिया और फास्फोरस, ये सारे जो पॉइजन्स होते हैं ये वोमिटिंग कराते हैं। उसके बाद आता है विष उपक्रम। तो विष उपक्रम क्या है, जो ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स बताई गई हैं आयुर्वेद में उसको हम लोग विष उपक्रम कहते हैं। तो ये जो ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स हैं ये 24 बताई गई हैं आचार्य चरक के अनुसार। ओके, तो देखिए इसमें क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, मंत्र चिकित्सा है, अरिष्ट बंधन है, उत्कर्तन है, निष्पीड़न, चूषण, दहन, परिसेचन, अवगाहन, रक्तमोक्षण, वमन, विरेचन, उपाधान, हृदयावरण, अंजन, नस्य, धूम, अवलेह, औषध प्रयोग, प्रशमन, प्रतिसरण, प्रतिविष, संज्ञा स्थापन, लेप और मृत संजीवन। ठीक है, तो ये 24 विष उपक्रम बताए गए हैं, आचार्य चरक ने ये बताया है। ये सारे नाम आप लोग जरूर याद करिएगा, इसमें से क्वेश्चन भी आता है कौन कौन से विष उपक्रम है। तो ऑप्शंस में 3-4 चीजें दी गई होंगी, वो विष उपक्रम में है कि नहीं आपको देखना है। ठीक है, तो ये सारे ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स हैं जो आयुर्वेद में बताए गए हैं, जिनका यूज करके आप विष के इफेक्ट को खत्म कर सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या दिया है, विष चिकित्सा इन रेस्पॉन्स टू वेग एज डिस्क्राइब इन क्लास 6। तो वेग अगर आ रहा है तो उसमें क्या करेंगे, विष चिकित्सा आपको कौन सी करनी है और किस वेग में कौन सी चिकित्सा करनी है। तो देखिए प्रथम वेग में क्या बताया गया है, प्रथम वेग ने आचार्य चरक ने वमन करने को कहा है और सुश्रुत ने वमन, परिसेक और अगध देने के लिए कहा है। अगध क्या होता है, एंटी पॉइजनस जो हमारे ड्रग्स होते हैं उसको हम लोग अगध कहते हैं। द्वितीय वेग में क्या बताया गया है, विरेचन करने को बताया है, सुश्रुत ने वमन और विरेचन दोनों करने को बताया है। तृतीय वेग में क्या है, आचार्य चरक ने क्षार अगध देने के लिए कहा है और सुश्रुत ने नस्य, अंजन और अगधपान कराने को कहा है। ठीक है, अगध है ये, अगधपान। नेक्स्ट है चतुर्थ, फोर्थ वेग में क्या करना है, कैटरस विद मधु एंड सर्पी, मधु और सर्पी के साथ कैटरस आपको देना है और सुश्रुत ने कहा है कि स्नेह युक्त अगध देना है। पंचम वेग में क्या करना है, फिफ्थ वेग में आश्चोतन करा सकते हैं, अंजन, नस्य और काकांडक आप दे सकते हैं और आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि यष्टि मधुपात देना है, मधु और अगध आपको उसे देना है। नेक्स्ट है सिक्स्थ,
षष्ठ वेग में क्या बताया गया है, संज्ञा स्थापन द्रव्य आपको देना है, आचार्य चरक ने कहा है। और सुश्रुत ने कहा है कि अतिसार चिकित्सा करनी है और अवपीड़न नस्य देना है। नेक्स्ट है सप्तम वेग। सप्तम वेग में आचार्य चरक ने विपरीत विष सेवन काकपद चिकित्सा करने के लिए कहा है। विपरीत विष सेवन में काकपद चिकित्सा वर्णन की गई है, तो काकपद चिकित्सा आपको करना है। और सुश्रुत संहिता में भी अवपीड़न करने के लिए कहा गया है और काकपद चिकित्सा आपको करने के लिए कहा गया है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अष्टम वेग भी है चरक संहिता में, लेकिन अष्टम वेग में मृत्यु बताई गई है ना, तो मृत्यु में तो कोई चिकित्सा आप कर नहीं सकते हो, इसलिए यहाँ पे चिकित्सा का वर्णन नहीं किया है। ओके, तो ये आप लोग याद रखिएगा, इसमें से भी क्वेश्चन आता है। स्नेह युक्त अगध हम कौन से वेग में देंगे, तो स्नेह युक्त अगध आप चतुर्थ वेग में देंगे। आश्चोतन अंजन नस्य ये कौन से वेग में वर्णन किया गया है, तो ये पंचम वेग में वर्णन किया गया है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि विष के कितने वेग होते हैं, उन वेगों में कैसे कैसे लक्षण आते हैं, कौन सा विष लेंगे तो कैसे किस तरह के लक्षण आते हैं, डायग्नोसिस आप कैसे करेंगे कि कौन सा विष लिया है, और वेग के अकॉर्डिंगली हम लोग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, क्या क्या प्रोसीजर्स उसमें बताई गई हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सारे पॉइंट्स आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो प्लीज आप लोग अगध की बुक जरूर फॉलो करिए, उसमें डिटेल में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग और भी चीजें डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खाते पीते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच और आप लोगों को मेरा नमस्कार।